ओके सो कल हमने लेंस के प्रॉब्लम्स किए थे, राइट? लेंस मेकर फॉर्मूला के प्रॉब्लम भी किए थे। ओके, तो उसी से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक और प्रॉब्लम और उसके बाद थोड़ी सी थ्योरी, ज़्यादा नहीं। Where is that? There is one problem that we have to finish. फटाफट आप लोग लिखने के लिए रेडी हो जाइए। The radius of curvature of two surfaces of a convex lens. The radius of curvature of surface of a convex lens is r each. The radius of curvature of two surfaces of a convex lens is r each. For what value of mu, for what value of refractive index mu, its focal length will be equal to r. So radius of curvature दोनों का दिया हुआ है r, and they are asking for what value of mu f will be numerically equal to r. ठीक है? सो फॉर्मूला तो एक ही है हमारे पास, 1 बाई म्यू, कॉन्वेक्स लेंस है बाय द वे, ठीक है? 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 अपॉन 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है देखने में। दिस इज r1, दिस इज r2 एंड दोनों की वैल्यू हुई r है। तो लेट्स प्लग इन द वैल्यूज। वी वांट द फोकल लेंथ टू बी इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, f को r के बराबर करना है। तो लेट्स राइट इट एज 1 बाय r इज इक्वल टू, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस की, तो लेट्स पुट इट प्लस r, म्यू 2 बाई म्यू 1। तो यहाँ पे म्यू 1 के बारे में कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब वो एयर है, तो ये म्यू इज इक्वल टू 1 है और ये म्यू इज इक्वल टू म्यू है। तो यहाँ से हो गया म्यू माइनस 1 अपॉन 1 बाय r1। r1 वुड बी रादर पॉजिटिव ऑन दैट साइड, सो 1 बाय r1 मतलब 1 बाय प्लस का r माइनस 1 बाय r2। तो 1 बाय r2, my dear friends, r2 will be minus r, i2 will be minus r, तो इसको लिख देंगे हम माइनस r। सो यहां से क्या आ जाएगा, 1 बाय r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 बाय r प्लस 1 बाय r मीन्स 2 बाय r, मीन्स 2 बाय r, r से r विदाउट r। So that means mu minus 1 happens to be equal to 1 by 2. That means mu is equal to 3 by 2. This is how we can handle this kind of problems. ठीक है? Again ये CBSE का ही problem है, but more than that it's a problem of variety which we should know. Okay. चलो अब हम start करते हैं अपना next topic which is called पावर ऑफ अ लेंस। छोटा सा टॉपिक है बट क्वेश्चंस काफी आते हैं, इफेक्टिव। ठीक है, लेट्स पुट द हेडिंग पावर ऑफ अ लेंस। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 10th में, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस वैसे क्या होता है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर ए कॉन्वेक्स लेंस इट्स पावर इज मेजर्ड एज पावर ऑफ इट्स कन्वर्जेंस। एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट अगर आ रही है, सो हाउ इट कैन कन्वर्ज मोर और इट कैन कन्वर्ज लेस, दिस इज लेस कन्वर्जेंस, दिस इज मोर कन्वर्जेंस। और अगर ऐसे कर दिया सो दिस इज इवन मोर कन्वर्जेंस, राइट? सो क्या आप नोटिस कर रहे हो कि जैसे जैसे फोकल लेंथ कम हो रही है कन्वर्जेंस का लेवल बढ़ रहा है। इसका मतलब पावर जो है लेंस की, अगर हम एज ए लेवल ऑफ कन्वर्जेंस डिफाइन कर रहे हैं तो ये फोकल लेंथ की उल्टी होनी चाहिए। तो इसीलिए पावर को डिफाइन किया गया है, पावर ऑफ ए लेंस इज इक्वल टू सिंपली 1 अपॉन एफ।
the reverse of the focal length, because the less the focal length, more convergence it will create. For a concave lens, it would be rather level of divergence. For a concave lens, this will be rather defined as level of divergence. मतलब इतना भी डाइवर्ज कर सकता है, ये यहाँ पे आ सकते हैं, और इस बार ज़्यादा भी डाइवर्ज कर सकता था, राइट? उस केस में फोकल लेंथ कम हो जाती। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, मोर फोकल लेंथ मीन्स लेस डाइवर्जेंस, लेस फोकल लेंथ मीन्स मोर डाइवर्जेंस, राइट? सो दोनों ही केस में पावर इज न्यूमेरिकली डिफाइंड एज 1/f. दिस इज अ न्यूमेरिकल डेफिनेशन. In terms of actual definition, it is power is level of convergence or divergence. ठीक है? अब यहाँ पे जो फोकल लेंथ है ये हमको रखनी पड़ती है मीटर्स में, because the SI unit is meters, and then you get the unit of power as D, which means diopter. The SI unit is diopter. Okay, now let's compare the power with the thickness of the lens. ठीक है, let's compare the power with the thickness of the lens. अच्छा, one more thing, for a convex lens power is positive and a concave lens power is negative. Obviously यार फोकल लेंथ जिसकी नेगेटिव उसकी पावर नेगेटिव ही आएगी. वैसे भी ये कॉन्वेक्स कॉन्केव मेरे ख्याल से आप लोग इजी उसकी तरह याद रखो, लेकिन मैंने जो कॉन्सेप्ट वो भी बताया था कि ऑप्टिकल लेंस डिवाइसेस में जो भी लेंसेज कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं उनकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, जो भी डाइवर्जिंग नेचर के होते हैं उनकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है. तो बेसिकली डाइवर्जिंग नेचर का जो भी डिवाइस होगा उसकी पावर हमेशा नेगेटिव होगी, कन्वर्जिंग नेचर का डिवाइस होगा उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी. दिस शुड बी रादर बेटर वे टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक, ओके. नाउ थिकनेस, पावर एंड थिकनेस ऑफ लेंस. वैसे तो आप लोग स्मार्ट हो, समझ गए होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. पावर एंड थिकनेस. I draw two lenses, one like this, slim trim. एक लेंस थोड़ा खाते पीते घर का है, ठीक है. किसकी फोकल लेंथ आपको लगता है ज्यादा है? ए इसको बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी. ए की फोकल लेंथ ज्यादा है. अच्छा, तो इसकी, लेकिन अगर ए की फोकल लेंथ ज्यादा है, हाँ ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी. बट विजुअली विच वन इज थिकर? बी. सो थिकनेस ऑफ बी इज मोर देन थिकनेस ऑफ ए, राइट? That means फोकल लेंथ है कम, ये ज्यादा, तो थिकर लेंस आर मोर पावरफुल. बस आपको याद रखना है, थिकर लेंस मीन्स मोर पावर. थिकर लेंस मोर पावर. अगर आपके देखा हो कुछ आपके फ्रेंड्स हो जिनकी आईज थोड़ी ज्यादा वीक हो, इफ यू क्लोजली ऑब्जर्व देयर लेंसेज यू विल सी देयर लेंसेज आर प्रीटी थिक. The lenses are pretty thick, that means that guy has more power. है कि जिनकी -3, -4, -6 तक पावर रहती है उनके लेंस एकदम अलग से विजिबल होते हैं, थिक, राइट? तो अपने को याद रखना है थिकर लेंस मीन्स मोर पावर. और इसमें कुछ खास कॉन्सेप्ट है नहीं इंडिविजुअल लेंस के पावर के लिए. अब जो इंपॉर्टेंस ज़्यादा आपके सिलेबस के है वो है पावर ऑफ लेंसेज व्हेन दे आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट. इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है. लेट्स पुट द हेडिंग पावर ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट लेंसेज. पावर ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट. पावर ऑफ लेंस इन कॉन्टैक्ट.
ओके, यहाँ पे सिनेरियो क्या है? वी हैव two thin lenses which are kept in contact. Let's say इसका focal length is f1, इसका focal length is f2. What we are interested in? We are interested in figuring out, can I replace this combination with a single lens of equivalent effect? I want a comparable optical effect as produced by these two lenses when they are kept in contact. ठीक है? So that is what we are intending to do, and in a way we are trying to figure out their combined power as well, their net power. So let's say इसकी power is P1, इसकी power is P2. तो ये हमको मालूम है कि P1 is equal to 1 by F1 and P2 is equal to 1 by F2. Right? This is individually their powers are like this individually when they are not kept in contact, P1 and P2. Right? अच्छा, अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, इसका पहला इमेज बनाया, राइट, किसने? इसने, इस तरीके से. लेट्स से दिस इज कॉल्ड I डैश, और फिर यहाँ पे इसने एक और इमेज बनाया, एक्चुअल इमेज I. ये तो वही चीज़ है, ये इमेज क्रिएटेड बाय दिस लेंस इज ऑब्जेक्ट फॉर दिस वन. तो पहले ये I1, अगर ये लेंस ना होता तो ये I1 पे इमेज बनती, बट इसकी वजह से लेंस जो है इमेज I पे बना रहा है. So we will call this distance as U, so this is our object distance. Remember, यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, थिन लेंसेज की बात कर रहे हैं. वो क्यों कर रहे हैं? Because we'll measure U from either one lens or two lens, considering that their thickness is so small that it can be ignored. So U will be U whether you measure from the optical center O1 or optical center O2. It does not really matter. The lenses are very very thin. So this is U. ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूँ एक्चुअल V, एंड ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल रहा हूँ इंटरमीडिएट जो इमेज बना है V डैश. ठीक है? So what we will do is we will apply lens formula which we have already derived 2 times. First we will apply lens formula for this lens 1 and then for lens 2. So applying, guys, ये 1 नंबर 2 नंबर का डेरिवेशन आता है अक्सर. ठीक है? अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस 1, यू कैन मार्क इट 1 हियर. ठीक है? व्हाट यू विल डू, 1 by V डैश, राइट, 1 by V डैश minus 1 by U is equal to 1 by F1, right? No crime committed, right? Applying lens formula for 2. You guys tell me, क्या लिखना चाहिए मुझे 2 के लिए? 1 by V minus 1 by U or something else. V dash is equal to 1 by F2. Let's call this equation 2. अरे यार, इसके ये V क्या होता है? V होता है जब ये फॉर्मूला लिखते हैं 1 by V minus 1 by U is equal to 1 by F. V is the image distance, U is the object distance. For this guy object is V dash. Object, image is V, focal length F2. सिंपल है ना एकदम, इसमें क्या लोड है? अब ऐड कर लो 1 plus 2. 1 plus 2 आप करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 1 by V, 1 by V dash, 1 by V dash, 1 by V dash, उड़ गया. 1 by V प्लस का माइनस 1 by U. मतलब अब इससे ज़्यादा हलवा तो नहीं मिल सकता 12th में. ठीक, दैट विल बी इक्वल टू
1 by f1 plus 1 by f2, right? अच्छा, 1 by v minus 1 by u, this is a regular length formula. If u was my original distance, v is my final image distance, so 1 by v minus 1 by u, this is what we write. Instead of 1 by f, I have rather 1 by f1 plus 1 by f2. That means if I were to replace these two lenses with a equivalent lens, I would rather replace it with a focal length which is equal to 1 by f1 plus 1 by f2. अगर मुझे यहाँ पे ये सेम रखना है, इसको हटा के एक सिंगल लेंस लेके आना है, तो उसका सेम इफेक्ट होना चाहिए. इसका मतलब ये जो चीज है वो इसकी फोकल लेंथ के बराबर होनी चाहिए, राइट? Okay, so that means 1 by f equivalent is, you can say power equivalent power. 1 by f1 is power of first one, power of second one. So this is the formula for two thin lenses kept in contact. Two thin lenses kept in contact, equivalent is this. Two lines derivation. Remember few things here. Few things. Powers are positive or negative as per their nature. So you have to put the values with sign and do a algebraic sum. So पहली चीज तो आपको याद रखनी है, P1 and P2 are to be kept with sign. ठीक है. दूसरी चीज, P equivalent can be positive or negative depending on the sign and values. Depending on sign and values of P1 and P2. So combination may behave like converging or diverging depending upon sign of P equivalent. Converging or diverging depending on sign of P equivalent, right? अगर आपका P equivalent is coming as positive, the combination would behave like a converging lens या फिर convex lens. और if P equivalent is less than 0, that means it will behave like a diverging या फिर concave. ये ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ convex या फिर, right? Now we have derived this formula for two lenses, but the fact is, you know, अगर यहाँ पे एक और लेंस लगा होता तो ये फॉर्मूले को आप एक्सटेंड करते, फिर ऐड करते, तो बीच के सब कैंसिल होते और फाइनली क्या आता, 1 by f1 plus 1 by f2 plus 1 by f3. So this formula can easily be extended for n lenses in contact. So for 3 or more lenses, P equivalent can be P1 plus P2 plus P3 plus so on and so forth plus Pn, या फिर 1 by F equivalent 1 by F1 plus 1 by F2 plus 1 by F3 plus so on so plus 1 by Fn. You can easily extend this for derivation. आपको दो के लिए करके दिखाना है. That is the scope of the derivation. ठीक है. अब एक इंपॉर्टेंट कहानी जिस पे क्वेश्चन आते हैं, ये कहानी है, इस पे क्वेश्चन आपको आएंगे नहीं क्योंकि ये बहुत इजी वाली कहानी है.
इसको थोड़ा ट्विस्ट किया जाता है, तो ट्विस्ट जो है वो आपको समझना है। मेनी ए टाइम्स, इसको मैं हेडिंग दे देता हूं, कटिंग ऑफ लेंस। बहुत तरीके से लेंस को कट कर सकते हैं। कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को हम बहुत तरीके से कट कर सकते हैं, अलोंग इट्स एक्सेस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस और अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सेस, राइट। तो उस केस में लेंस की फोकल लेंथ पे क्या इंपैक्ट होता है वो हमें समझना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्वेक्स लेंस, तो इससे समझना इजी है थोड़ा। लेट्स से आई हैड अ लेंस, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r थी, इसकी भी r थी, इक्वी कॉन्केव लेंस है, कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, r एंड r। करंटली इट्स फोकल लेंथ इज f, focal length is f. Now what I did, I cut this lens along its longitudinal axis. So क्या हो गया, ये दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन गया अलग अलग, ऐसे और एक ऐसे, right guys? Question comes, what will be the new power of these individual lenses? What will be the new power? if इसकी पावर जो है P है, तो इसकी नई पावर क्या होगी, या फिर नई फोकल लेंथ क्या होगी? तो आपको करना क्या, आपके पास लेंस मेकर, देखो जब भी कभी हम लेंस को ऐसे कट कर देंगे, एक चीज याद रखो कि इसके कर्वेचर में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। व्हाट विल बी द न्यू कर्वेचर फॉर दिस? आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके लिए आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इंफिनिटी, प्लेन सरफेस का कर्वेचर होता ही नहीं आप, राइट। तो इट इज लाइक इंफिनिटी में जाके उसका सेंटर मिलेगा, तो इसका यहां पे आर हो जाएगा इसका इंफिनिटी। अब जरा लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करो आप लोग। In this setup, how would the focal length for this new lens look like? अच्छा, पुराने वाले की फोकल लेंथ को हमने f लिया हुआ, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 1/f, इसको लिखते हैं 1/f डैश, नया वाला 1/f डैश। क्या इसको काटने से इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई फर्क पड़ेगा? आधा हो जाएगा सर म्यू रहेगा, दिस विल बी म्यू -1, μ2 बाय μ1 को मैं जस्ट म्यू लिख रहा हूं, μ1 इज एयर, राइट। सो ये तो म्यू रहेगा अभी भी। अच्छा, मिस्टर R1 की सेहत तो कोई फर्क पड़ा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा, वो मिस्टर R1 अभी भी 1/r है। ओके, इनको फर्क पड़ गया है, ये हो गए हैं अब इंफिनिटी, और टू बी टेक्निकली करेक्ट माइनस इंफिनिटी, क्योंकि जो अगर इंफिनिटी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है कहीं उधर, तो नेगेटिव ही होगा, राइट, माइनस। तो ये क्या हो गया यार, ये क्या हुआ, ये हुआ म्यू -1, ये तो हो गया 0। एनी रियल नंबर, एनी फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज 0। तो ये फैक्टर तो गया, आ गया। अगर हम फोकल लेंथ लिखते तो क्या होती, जरा एक बार ये देख लो, 1/f को लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप लोग, म्यू -1 तो ऐसे ही लिखते हैं, अपॉन 1/r माइनस -1/r, तो +1/r लिखते, तो ये आती म्यू -1/2r 1/f। तो इसकी फोकल लेंथ हुई f डैश, ये हुई r अपॉन म्यू -1, और इनकी फोकल लेंथ हुई, जो पुराने वाले थे, इनकी फोकल लेंथ हुई f इज इक्वल टू 2r अपॉन म्यू -1। यस, हाँ सॉरी 2/r। तो ये कर लो ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी
r by 2 times mu minus 1। हाँ, उसको हाफ होना चाहिए था। अब देखो, पुरानी फोकल लेंथ है r अपॉन 2 म्यू माइनस 1, नई फोकल लेंथ है r अपॉन म्यू माइनस 1। ये 2 का फैक्टर वहां पे नहीं है। कैन आई से कि फोकल लेंथ हैज बिकम डबल, f डैश इज 2 टाइम्स f। फोकल लेंथ हैज बिकम डबल। देखो यार, यहां पे 2 का फैक्टर गायब हो गया है, यहां 2 का फैक्टर है, तो इसका मतलब नई फोकल लेंथ जो है वो डबल हो गई है पुरानी फोकल। तो आपको एज ए रिजल्ट इसको याद रखना है, इसको बार बार डिराइव नहीं करना है, क्योंकि एमसीक्यू में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एमसीक्यू की लेवल का क्वेश्चन है। अगर पूछेंगे कोई भी लेंस हो, कॉनकेव में भी सेम कहानी होगी, कॉनकेव में भी सेम कहानी होगी, करके आप लोग देख लो आराम से। उसको 20 से आगे सब कट करोगे, 20 से कट करोगे, 2 अलग अलग लेंस बनेंगे। सो जो 2 अलग अलग लेंस बनेंगे उनकी फोकल लेंथ पुराने वाले से डबल होगी, पुराने वाले से डबल होगी, लेकिन पावर, फोकल लेंथ डबल हुई है तो पावर हाफ हो जाएगी। सो पावर वुड बी हाफ, पी डैश विल बिकम p बाई 2। गाइस बहुत काम की चीज बता रहा हूं, बहुत सारे एमसीक्यूज आपके इससे हो जाते। ठीक है, हमने प्रोसेस समझ ली, क्यों हुआ ये प्रोसेस समझ ली हमने बराबर एकदम। कैसे आएगा, अगर एग्जाम में आया तो हम निकाल के दिखा सकते हैं, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे, राइट। एक बार घर पे जाके कर लेना, वही सेम फॉर्मूला है, लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक, पावर हाफ हो गई। अच्छा, लॉजिकली देखो तो पावर को हाफ ही होना चाहिए था यार। एक लेंस जो इतना मोटा था उसको आपने काट दिया बीच से, राइट, तो आधे रह गए, तो पावर तो उनकी आधी होनी चाहिए थी। अगर किसी आदमी को फिजिक्स ना आती हो, उससे पूछो तो बोलेगा कितनी का क्या कर रहा है कैलकुलेशन, मैं बताता हूँ ऐसे आधी हो जाएगी। क्यों दिमाग खराब कर रहा है कैलकुलेशन करके, लेंस काट दोगे तो आधी रह जाएगी, तो आधी हो गई। तो वैसे अगर नॉर्मली याद रखना है तो ऐसे याद रखो कि पावर विल बिकम हाफ। तो अगर पावर को हाफ होना है तो फोकल लेंथ को डबल होना पड़ेगा, डियर, P इक्वल टू 1/f। ठीक है, क्योंकि क्या था, पहले रिफ्रैक्शन 2 सरफेस पे हो रहा है। क्यों हो रहा है ये, ऑप्टिकली कैसे हो रहा है ये, पहले रिफ्रैक्शन जो रे आती थी उसको कन्वर्ज करने के लिए 2 बार काम हो रहा था, एक बार ये कर्वेचर पे और एक बार ये कर्वेचर। अब सिर्फ यही काम कर रहा है, ये तो फ्लैट हो गया, राइट। तो इसलिए ऐसे भी याद रख सकते हो। अब इसमें कहानी दूसरी होती है, वो कहानी थोड़ी सी ट्रिकी है। अब वो बोलेंगे कि ये 2 बने टुकड़े, इनको हमने वापस कांटेक्ट पे रख दिया। ये 2 टुकड़े बने हैं, इनको वापस कांटेक्ट पे रखा है अलग अलग ओरिएंटेशन में। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। इन्होंने क्या किया, इन 2 टुकड़ों को वापस ज्वाइन कर दिया। एक बार तो इन्होंने ऐसे ज्वाइन किया, बड़े शरीफ से ही है, इन्होंने इस तरीके से ज्वाइन किया। जब ऐसे ज्वाइन किया तो आप तो फटाक से बोल दोगे सर ये तो वही हो गया जो पहले था। तो इट विल रीच बैक इट्स ओरिजिनल स्टेट, सेम फोकल लेंथ जो पहले थी और सेम पावर जो पहले थी। बट वो इतने शरीफ लोग हैं नहीं। वो कैसे जोड़ेंगे इसको, वो जोड़ेंगे इसको ऐसे। अब पूछेंगे कि इक्विवेलेंट पावर बताओ इसकी, ठीक है। तो डियर ये याद रखो, इनको तुम कैसे भी जोड़ो, ऐसे या ऐसे, दोनों केस में ही दे विल रीच बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट। दे विल रीच बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट इन विच एवर केस। मतलब इसकी फोकल लेंथ एफ डबल डैश विल बी एफ, इसकी फोकल लेंथ एफ डबल डैश विल बी एफ, इसकी पावर पी डबल डैश विल बी द ओरिजिनल पावर, इसकी पी डबल डैश। In whatever orientation you take, you will reach back the original power. रीजन क्या? अभी आपने 2 thin lenses in contact का फॉर्मूला डिराइव किया 2 thin lenses in contact। तो अब कैसे भी कांटेक्ट के फॉर्मूला में कभी हमने ये तो नहीं बोला कि कांटेक्ट ऐसे है वैसे, बस कांटेक्ट है।
तो अब इसकी पावर हाफ हुई होगी, मतलब p/2। जब फाइनली इसको पहले फर्स्ट टाइम कट किया होगा तो पावर हाफ हुई होगी, इसकी भी p/2। तो p इक्वलेंट क्या आएगी, p1 प्लस p2, दैट विल बी इक्वल टू p/2 प्लस p/2, which will be p. So please remember this, in whatever way you put make the contact, the power will be same, it will get back to the original power. तो ये कहानी प्लीज जरा अपने नोट्स में सुनहरे अक्षरों में लगा लीजिएगा, इसमें काफी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। ओके, अब इसके बाद कटिंग ऑफ लेंस में होता है दूसरा तरीका। इस बार हमने लेंस को कट किया है कुछ इस तरीके से, लेंस को कट किया है कुछ इस तरीके से, ऐसे ऐसे। तो मतलब एक मिस्टर ए आ गए और एक मिस्टर बी, अब इसकी फोकल लेंथ f पावर, क्या लगता है वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, what should be the impact of focal length and power in this? सेम होना चाहिए भाई। जब पूरे टाइम इमेज बनाते हैं तो हम दोनों पार्ट यूज करते हैं, कि जस्ट यूज इधर दिस पार्ट और दिस पार्ट। कर्वेचर तो यहां से भी अगर देखो तो यहाँ R1 R2 अभी भी इंटैक्ट है, म्यू अभी भी इंटैक्ट है, तो वाई शुड द फोकल लेंथ ऑफ पावर चेंज? बट समथिंग शुड चेंज यार, वरना फिर आधा लेंस लेके ना घूम जाए हम लोग। समथिंग विल चेंज, द इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी हाफ। सो इसमें एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू एफ, पी ए इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू एफ। नो चेंज टू पावर ऑफ लेंस और फोकल लेंथ, but intensity of the image formed would cease to be half. Would be, it will reduce। आपने बिल्कुल सिमेट्रिकली कट किया है तो हाफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी भी इमेज को बनाने के लिए पूरा लेंस यूज होता है। हम लोग जनरली 2 रेज लेते हैं, और यार 2 थोड़ी ना होती है, रेज तो इनफाइनाइटली मैनी होती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज, कितनी बार रेज यहाँ पे कट कर रही है, कितने रेज कट कर रहे हैं, उन सबसे बनता है। अब इधर अगर इधर से ही रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ से भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इंटेंसिटी अलग है। जब सिर्फ अपर पोर्शन से रिफ्रैक्शन होगा तो इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। तो इंटेंसिटी विल चेंज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स विल चेंज। सो रिमेंबर दिस एज वेल। Okay. I do not seem to have any numerical for this. Can you guys just excuse me for a minute? I'll just bring the book, do some questions for this.
अब ये क्वेश्चन अभी ये देखो बोला है कि सिंपल क्वेश्चन है, बाई कॉनकेव लेंस। इसको तो आप मतलब वर्बली मतलब ऐसे कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। अब बाई कॉनकेव लेंस ऑफ पावर P vertically splits into two identical plano concave parts. Vertically splits into two identical plano concave lens. ठीक है, the power of each part will be the power of each part, चार ऑप्शन दिए हैं, 2p, p/2 which is the correct answer, p and last option was p/√2, right? तो मैं आपको बताया कि कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, राइट, अगर आप बीच में से स्प्लिट करोगे उसको और दोनों, अगर बाई कॉनकेव लेंस है तो बाई कॉनकेव लेंस के लिए दोनों पार्ट आइडेंटिकल होंगे, राइट, तो दोनों की पावर हाफ हो जाएगी, p/2 p/2। तो दिस वाज अ 2020 क्वेश्चन। और ज़्यादा इसमें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं। हाँ, एक ये थोड़ा ढंग का क्वेश्चन है, इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है, आप लोग इसका आंसर बताओ मुझे। एक लेंस हमने इस तरीके से बनाया है, एक स्पेशल लेंस है जिसको हमने मैन्युफैक्चर किया है खास क्वेश्चन बनाने के लिए। इसके अपर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, लोअर पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, राइट, ऐसा किया। और क्वेश्चन का जो वर्बियाज है गोज लाइक दिस, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट, ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट, ऐसा, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ ए कॉम्पोजिट कॉन्वेक्स लेंस एज शोन इन द फिगर। कॉम्पोजिट कॉन्वेक्स लेंस, कॉम्पोजिट मतलब दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। विल द लेंस प्रोड्यूस वन इमेज इफ नॉट एक्सप्लेन। क्वेश्चन इज, विल lens produce one image if not explained? This is the question, guys. क्या लगता है आप लोगों को? दो इमेज बनेगी, एक अपर पार्ट से एक लोअर पार्ट से। ये मत सोचना कि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा है तो इमेज खाली ऊपर वाले से बनेगी, ऐसा नहीं होता है। इमेज पूरे लाइट रेस कहीं से भी ट्रैवल कर सकती हैं, ऐसे भी ऐसे भी, राइट। सो देयर विल बी टू इमेजेस फॉर्म्ड। नॉर्मल केस में क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, तो बोथ द पार्ट्स का इमेज कोइंसाइड एट वन प्लेस। नाउ दिस पार्ट का इमेज विल बी समवेयर एल्स। क्यों? क्योंकि इस पार्ट का फोकल लेंथ कुछ अलग होगा, इस पार्ट का फोकल लेंथ कुछ अलग होगा, फोकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। सो दे बोथ विल वर्क द फॉर्मूला 1/v 1/u 1/f। तो u दोनों के लिए सेम है, f अगर डिफरेंट है तो v अलग अलग आएगा। इसलिए एक इमेज बनेगी μ1 से, एक इमेज बनेगी μ2 से, विल बी टू इमेजेस फॉर्म। तो वैसे भी जिस क्वेश्चन में क्वेश्चन मेकर अगर इस तरह का पूछ रहा है कि विल लेंस प्रोड्यूस वन इमेज एंड पूछ रहा है इफ नॉट एक्सप्लेन, इसका मतलब पहले का आंसर तो नो ही है। रिमेंबर दिस टेक्निक, ठीक है। सो दिस इज वन क्वेश्चन। दिस वाज व्हिच ईयर? 2023। I don't think there are many questions on this one, rather. अच्छा, ये क्वेश्चन आप लोग ये करके दिखाओ जरा मुझे।
लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग जाएंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे। देयर आर 2 lenses given to us, all of you should do it। ठीक है, एक लेंस दिया है मुझे इस तरीके से, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, दिस इज फ्लैट सरफेस। दूसरा लेंस मुझे कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, और इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। ये प्लेनो कॉनकेव है, प्लेनो कॉनकेव, दिस इज प्लेनो कॉन्वेक्स। क्वेश्चन इज कंपेयर द फोकल लेंथ ऑफ द 2 lenses shown below if the radius of curvature is same। मतलब ऑब्वियसली इन्होंने इसका म्यू भी सेम ही लिया होगा, ठीक है। कंपेयर करना है फोकल लेंथ को, कंपेयर मतलब रेशियो निकालना होता है। लेट्स कॉल इट लेंस ए, लेट्स कॉल इट लेंस बी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू इन बोथ द केसेस। आपको वही लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है गाइस। -1, द रेशियो वुड बी -1। लेकिन निकाल के देखो भाई सबको, एप्लीकेशन कैसे ये आएगा सेम, प्लीज़ निकाल के देख लो। फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम आएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1। अच्छा, मैं μ2/μ1 नहीं कर रहा हूँ बिकॉज सराउंडिंग मीडियम इज बाय डिफॉल्ट एयर। 1/r1 -1/r2। आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में है तो दिस विल बी r1, दिस विल बी r2, दिस विल बी r1, दिस विल बी r2। कोई स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि सर अगर कॉन्वेक्स लेंस में हम ऐसे देखेंगे तो ये इसकी पावर पॉजिटिव आएगी नेगेटिव है। आप कैसे भी कर लो, अगर ये कॉन्वेक्स है तो इसकी पावर पॉजिटिव आएगी, सॉरी फोकल लेंथ इसकी पॉजिटिव ही आएगी। ज़रूरत है करने की? इसकी क्या लिखेंगे? कॉनकेव म्यू -1, तो म्यू -1 1/r1। r1 मतलब क्या होता है? जहाँ पे फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है, तो दिस इज r1, r1 इज -r, -1/r2। r2 इज दिस प्लेन सरफेस विच इज इन्फिनिटी, प्लस का इन्फिनिटी है, क्या फ़र्क पड़ता है, 0 ही होने वाला है। तो ये हो जाएगा -1/r, दिस इज 1/f कॉनकेव। इसी तरीके से 1/f कॉन्वेक्स लिखो आप लोग जरा, म्यू -1 तो सेम है, r1 इज इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जो भी आपको रखना हो, 1/∞ -1/r2। r2 इज डेफिनेटली -r, r2 इज -r, राइट। तो ये क्या आ जाएगा? म्यू -1/+। तो ये माइनस का ये प्लस का वैल्यू अदरवाइज सेम है, तो रेशियो वुड बी -1। रेशियो वुड बी, आप चाहे आप इस लेंस को, कई बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर आपने इसको ऐसे रख दिया तो क्या पावर वो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी? अगर आप ऐसे रखोगे इसको डियर, तब भी फोकल लेंथ लिखोगे यही आएगी। क्यों? म्यू -1, अब ये r1 हो गया, बट r1 पॉजिटिव का हुआ, +r, तब भी +r आएगा, -1/∞ है। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आएगी। आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने इसको ऐसे की जगह ऐसे रखा तो कुछ चेंज हो जाएगा। एज लॉन्ग एज यही चीज़ कॉन्वेक्स में भी है, इसको ऐसे रखो प्लेनो वाले को, या इसको ऐसे रखो, दोनों केस में वो माइनस आने वाला है। ओके, ये स्मॉल कन्फ्यूजन्स जो आप मैंने देखा है कि होते हैं स्टूडेंट्स को, करके देखो, कुछ नहीं है वो। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स।
we are at the fag end of finishing this topic. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इससे एक क्वेश्चन तो डेफिनेट, क्योंकि ये एक बहुत ही आइसोलेटेड टॉपिक है और चूंकि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का टॉपिक है, इसलिए क्वेश्चन मेकर्स या पेपर मेकर्स दे डोंट वांट टू लीव दिस वाइल क्रिएटिंग द क्वेश्चन पेपर. तो बहुत छोटा टॉपिक है, पर जनरली इससे 1 और 2 मार्क तो मिनिमम, या फिर कभी कभी 4 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन आया हुआ है. आपके पास स्कोप में यहाँ पे तीन चीज़ें पढ़नी है हमें स्कोप में. पहला तो सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड लास्ट में टेलीस्कोप. ओके, दिस इज द ओवरऑल कवरेज दैट वी वांट टू हैव. जो पहले के 2 डिवाइसेस हैं उनका पर्पस बहुत ज़रूरी है समझना, और तीसरा जो डिवाइस है उसका पर्पस काफ़ी अलग है. हालांकि दोनों का सेटअप काफ़ी हद तक सिमिलर होता है इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल सेटअप, बट पहले के 2 डिवाइस जो हैं सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, माय डियर फ्रेंड्स, इनका यूज़ हम करते हैं कि कोई चीज़ हमारे है तो बहुत पास, बट वो साइज़ में बहुत छोटी है. साइज़ में बहुत छोटी है, कितना भी पास लेके आओ उसको नहीं, जैसे कि बैक्टीरिया या कोई छोटा सा, बहुत ही छोटा सा पार्टिकल, राइट. देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन द क्लोजनेस, द लिमिटेशन इज ऑन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसका एप्लीकेशन है सिंपल या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप दोनों टू सी स्मॉल objects rather closer to us. So we are not limited by the distance, we are limited by their size. Telescope on the other side, we are not limited by the size of the object, rather we are limited by the distance of the object. To see very very far objects. इसीलिए इनका कैलकुलेशन, इनका मैग्निफिकेशन, सब कुछ एकदम अलग हो जाता है. तो विल स्टार्ट विद सिंपल माइक्रोस्कोप. ओके, ये ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर रहना चाहिए, कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है कि व्हाई कांट वी यूज टेलीस्कोप फॉर वॉचिंग अ बैक्टीरिया. Why can't we use a telescope for a bacteria? We can say it's not the purpose of telescope. It will not work. वही बात हो गई ना, चींटी मारने के लिए तोप लेके आ गए हैं, ठीक है, गोला दाग दिया और चींटी निकल गई, ठीक है. तो सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप it is simply a convex lens with sufficiently smaller focal length. That's it. The object, which is very very small, is kept between F and O of this, and when you do this you will get a virtually
इरेक्ट, वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज, एंड दैट्स व्हाट इट इज. सो माइक्रोस्कोप का पूरा जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी रिवॉल्व करती है अराउंड वन टॉपिक, फाइंडिंग इट्स मैग्नीफाइंग पावर. माइक्रोस्कोप या वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, सारे के सारे क्वेश्चंस सिर्फ एक ही तरफ इशारा करते हैं, क्योंकि इनका काम ही है ये चीज़ों को बड़ा करके दिखाना. इसलिए सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं मैग्नीफाइंग पावर पे ही होते हैं, तो हमें उसी पर फोकस करना है. बट द फैक्ट इज़ कि जो मैग्नीफिकेशन हमने पढ़ा है अभी तक, जो मैग्नीफिकेशन लेंस का हमने पढ़ा है, m इज इक्वल टू I by O, which is numerically also equal to V by U. This is not the magnification we are actually interested in, because this is rather linear magnification. Simple view है, क्योंकि normally we can think about us as linear, but लेकिन लाइफ थोड़ी ना linear है. ऑब्जेक्ट तो कैसे भी होते हैं, गोल, cubical, whatever, right? 3-dimensional. So we cannot just simply rely on this formula, because this is just length of image upon length of object. How can we apply this formula for moon maybe? Right? So we have come up with a new formula for magnification. तो पहले हमको उसको जरा अच्छे समझना है कि what is the new way to define magnification. This is called angular magnification. एंगुलर मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर. एंगुलर मैग्नीफिकेशन या फिर मैग्नीफाइंग पावर. रिमेंबर, जस्ट मैग्नीफिकेशन बोला, जस्ट मैग्नीफिकेशन तो टेक्निकली रॉन्ग. जस्ट मैग्नीफिकेशन वर्ड इज रिजर्व फॉर लीनियर वाला मैग्नीफिकेशन. तो या तो आप एंगुलर मैग्नीफिकेशन बोलिए या फिर बोलिए आप मैग्नीफाइंग पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस. ठीक, तो ये समझने के लिए पहले एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, विजुअल एंगल. विजुअल एंगल, जैसे मान लो हमारी ये आई है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस ऑब्जेक्ट. लेट्स से दिस इज कॉल्ड अल्फा. दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस ऑब्जेक्ट ऑन आवर आई. वेरी सिंपल. अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप थोड़ा सा डियर दूर ले जाओ, दूर ले जाओ ऐसे, अब क्या हो जाएगा, ये एंगल थोड़ा छोटा हो जाएगा. ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम है. और दूर ले जाओ और छोटा हो जाएगा, और दूर ले जाओ छोटा हो जाएगा. एट ए पॉइंट ऐसा होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि एंगल सबटेंडेड इज वेरी स्मॉल. सो दिस इज अनदर मेजर, दिस विजुअल एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय एनीथिंग, बाय ऑब्जेक्ट और इमेज. This is kind of, you can say, another measure how big or how small object or its image looks to us. Kind of angle it subtends on our eye. Right? अगर आप इसी को पास ले आओ, इसी ऑब्जेक्ट को, सेम साइज ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पास में ले आओ, अब देख लो एंगल क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया. तो क्लोजर मीन्स बिगर, दैट मीन्स बिगर. बट देयर इज अ लिमिट. तो ये बात हम लोग समझ गए कि दिस एंगल इज समहाउ अ मेजर ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज. अभी दिस इज नॉट लिमिटेड बाय द लीनियर थिंग, बिकॉज अगर मून है तो मून का आप एक सॉलिड एंगल मेरे आई पे लगा सकते हो. राइट, मून मुझे दिख रहा है बहुत दूर, लेकिन इट एट द एंड इट इज सबटेंडिंग सम एंगल, मे बी 3-dimensional, बट इट इज एन एंगल. सो उस एंगल के मेजर से बोल सकता हूँ मून मुझे इतना बड़ा दिखाई दे रहा है. So this is a new way I have defined the size of an object as it is perceived by the human eye. Right? Okay. Now, one argument is कि आपको किसी चीज़ को बड़ा करना है तो आप उसको पास ले आओ. You bring it closer and closer, this angle will be bigger and you can see this same thing bigger. But there is a limitation. Limitation is what? This is called least distance of clear or distinct vision.
फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई इज कॉल्ड डी माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पूरे चैप्टर में इसकी बहुत धूम रहेगी। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दिस इज कॉल्ड कैपिटल डी, एंड फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई दिस इज 25 सेंटीमीटर। मीन्स वॉट? मीन्स दिस कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली डिस्टिंक्टली विदाउट ब्लर देख सकते हैं टू अ डिस्टेंस 25. So you have to have a minimum 25 distance from that object and your eye. If you make it 20, 15, 10, maybe it is looking bigger to you, but it will not be clear to you. So there is a limitation to which you can magnify a thing just by bringing it closer to your eye. See, one simple magnification, the point I want to make here is, one simple magnification is कि why to spend money on a microscope, सीधे पास ले आओ ऑब्जेक्ट को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा पास आप नहीं ला सकते क्योंकि it will not be clearly visible to you. 25 सेंटीमीटर is for a normal age adult, 25-35 की रेंज में उसके हिसाब से बनाया गया. If you are younger, you guys, you may perceive it 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, पर्सन टू पर्सन भी होता है, बट विद एज इट रिसीड्स अवे. द नियर इज कॉल्ड द नियर पॉइंट. दिस 25 सेंटीमीटर इज ऑल्सो कॉल्ड, अगर शायद आप लोगों ने वो 10th में वो चैप्टर था ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड, उसमें पढ़ा होगा शायद, इसको नियर पॉइंट बोलते हैं इसको. जैसे जैसे एज होती है ये नियर पॉइंट जो है वो गोज फार. कई बार आपने देखा होगा जो घर में थोड़ा दादाजी टाइप के लोग होते हैं वो अखबार ऐसे पढ़ते हैं, राइट? टिपिकल. मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे कोई पढ़ता है अखबार, पता नहीं क्यों, बचपन से ऐसे पढ़ते हैं वो, जैसे पूरी दुनिया को पढ़ाना है खुद को छोड़ के, राइट? तो प्रॉब्लम क्या है, उनकी गलती नहीं है, उनका जो नियर पॉइंट है वो दूर चला गया, वो लिमिटेशन है. ठीक है, तो ये अपनी लिमिटेशन हो गई ह्यूमन आई की वजह से. अब हमको चीज़ों को इससे और बड़ा करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो हमें समझना है विद दीज डिवाइसेस. इतना याद रखना कि अल्टीमेटली this angle has to increase. If you have to increase the size, this angle has to increase. तो visual angle, इसकी definition हम लिखा देते हैं यहाँ पे. Angle subtended, angle subtended by the object on eye. विजुअल एंगल, ठीक है. एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. अच्छा, इमेज भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट और इमेज. अब इस विजुअल एंगल के पर्सपेक्टिव से हमने डिफाइन किया है नया एंगुलर मैग्निफिकेशन. एंगुलर मैग्नी, इसको डिफाइन किया जाता है विजुअल एंगल, विजुअल एंगल सबटेंडेड, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज. दिस इज टिपिकली कॉल्ड बीटा. This is typically called, जैसे u is the object distance, तो वैसे बीटा is for visual angle of image, obviously are on the eye. ठीक है. Upon visual angle subtended, यहाँ पे एक important चीज़ आ रही है, by object kept at D, मतलब वो 25 सेंटीमीटर. डेफिनेशन में ऐसा बोला गया है कि भाई जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, वो जो इमेज बना के दे रही है बड़ी करके, उसका जो एंगल बन रहा है आपकी आई पे, मान लो आपने इमेज बनाई वो बड़ी हो गई, अब आपकी आई है यहाँ पे, ये एंगल हो गया बीटा, ये है इमेज. दूसरा
आपके पास छोटा सा ऑब्जेक्ट था जिसको आपने बड़ा करके इतना कर दिया, डिवाइस जो भी डिवाइस है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, व्हाटएवर, आपने बड़ा कर दिया इसको। अब इसका एंगल आपको देखना है आई के ऊपर, सॉरी, तो ये एंगल हम बोल रहे हैं अल्फा, इसको हम टिपिकली बोलते हैं अल्फा। तो ये जो अल्फा भाई साहब है, ये अल्फा भाई साहब पे कंडीशन है कि आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी नहीं रखते हो, आप ऑब्जेक्ट को रखोगे डी के ऊपर, उस टाइम जो इसके ऊपर इमेज बनेगी, एंगल बनेगा, वो वाला एंगल डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर इमेज वाला एंगल। अब ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग किसी भी चीज़ को आप पास लाके तो बड़ा कर ही सकते हो, राइट? तो बंदा ये बोल रहा है कि बॉस, उसके पास जाने से पहले जो भगवान ने आपको ताकत दी है, आप उसको 25 सेंटीमीटर तक ले आओ तो बड़ा कर लो, और उसके बाद अगर काम नहीं चल रहा है तो इसके पास जाओ, ऑप्टिकल डिवाइस के पास। तो अगर आप कंपेयर कर रहे हो, मैग्नीफिकेशन कंपेयर कर रहे हो, तो आप कंपेयर ये करो कि बिना ऑप्टिकल डिवाइस के आप कितना बड़ा कर सकते हो उसको। तो बिना ऑप्टिकल डिवाइस के आप डी तक ला सकते हो उसको। उस समय जो एंगल दिख रहा है वो है, और उसके कंपैरिजन में ये कितना बड़ा है, तो दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, राइट? दिस इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन, बीटा बाय अल्फा, बीटा बाय अल्फा। तो अगर मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h0, तो सब जगह आप देखोगे कि अल्फा को तो हम h0 बाई डी करेंगे, जो कि हम ले लेते हैं tan अल्फा के बराबर। अच्छा, ये चीज़ याद रखना कि इस पूरे चैप्टर में एंगल बीटा tan बीटा बराबर होंगे, अल्फा tan अल्फा बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा बीटा वेरी वेरी स्मॉल है। क्या तो यार कि मतलब फिजिक्स खत्म है पूरी, सब जगह सब अप्रॉक्सीमेशन है, अल्फा बीटा वेरी वेरी स्मॉल है। अल्फा बीटा स्मॉल ही होंगे यार। अभी सिंपल माइक्रोस्कोप से आप हाथी थोड़ी देखोगे, हाथी या शेर और या फिर कोई बिल्ली। क्या देखने वाली चीज़ क्या होगी? छोटा सा वायरस, अपू हाथी को लेके माइक्रोस्कोप के क्या फ़ायदा? तो उसमें एंगल बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन वो हमारे मतलब का नहीं है। हमको देखनी है छोटी चीज़, और छोटी चीज़ देखने के लिए तो एंगल छोटा ही बनेगा। इसलिए अल्फा इक्वल टू tan अल्फा और बीटा इक्वल टू tan बीटा। तो इस पूरे चैप्टर में याद रखना कि जो अल्फा एंगल है वो हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डी होगा, बाकी सब कुछ चेंज होता रहेगा। ये भाई सब फिक्स हो जाएंगे, ठीक है? तो अब कहानी आगे बढ़ाते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ। क्या टाइम हुआ है? हाँ, बस बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप को अनसिंपल कर देंगे। ये है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसमें अकेला एक लेंस होता है, शॉर्ट फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स। इसमें एक हैंडल लगा होता है गाइस, ठीक है, ऐसे आगे पीछे करने के लिए। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सेस, ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सेस। यहाँ पे हमने रख दिया है एक ऑब्जेक्ट, ओके। तो फर्स्ट वी विल क्रिएट ए इमेज। अच्छा, ये ध्यान रखना कि ये ऑब्जेक्ट जो है कहाँ रखा है, O और F के बीच में, वरना माइक्रोस्कोप नहीं रहेगा। ठीक है, दिस इज F। सो एक रे, जब इमेज बनाते हैं तो एक रे हम लगाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और उसको हम निकाल देते हैं फोकस से, और एक रे हम लगाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, जिसको हम स्ट्रेट ले जाते हैं, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिससे डिविएशन नहीं होता है। इसको कर लिया पीछे, क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज है, दे विल नेवर मीट ऑन दिस साइड। सो इफ यू वांट टू क्रिएट एन इमेज, you will have to rather produce these rays backwards. Let's call this object A
let's call this image as A dash B dash. Okay, so what you did actually, and let's say you are viewing it from the image would be on the other side, object will be on the other side, right? This is AB, which is height of object. This angle is the image है, और image मतलब अप्रॉक्सीमेटली हम लोग मान के चल रहे हैं कि वी आर व्यूइंग फ्रॉम वेरी वेरी क्लोज पॉइंट फ्रॉम द लेंस, राइट? तो फॉर्मूले के डेरिवेशन में जनरली सब अप्रॉक्सीमेशन रहते हैं, तो इसमें भी है. सो यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम वेरी वेरी क्लोज एंड. तो ये जो एंगल है बीटा, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द image on the, this is the angle subtended. What we are intending to do, our objective is find out the magnifying power of a simple micro. This is what we are trying to do. इसकी फोकल लेंथ को हम बोल देते हैं FE. बुक्स में ये फोकल लेंथ को F बोला होगा, बट मैं इसको FE बोलूँगा. क्यों? क्योंकि आगे और भी लेंस आएंगे, तब वहाँ पे वो इसको FE बोलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए आप स्टार्टिंग से इसको FE बोलो. FE मतलब क्यों? क्योंकि ये आई पीस है. आई पीस क्यों? क्योंकि आप थ्रू दिस लेंस यू आर व्यूइंग, थ्रू दिस लेंस. अगर यहाँ 2-3 लेंस भी होते तो इस जिसके थ्रू आप देख रहे हो उसको नाम देते हैं आई पीस, ठीक है? तो इसलिए FE. अब जो कि यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस है, इसलिए बुक्स में इसको F यूज़ करते हैं, बट मुझे लगता है कंसिस्टेंट रहो ताकि फॉर्मूला याद करने में दिक्कत ना हो, तो इसको FE लेके चलते. अच्छा, मैग्नीफिकेशन हमको पता है भाई क्या होता है. एंगुलर मैग्नीफिकेशन. एंगुलर मैग्नीफिकेशन को कैपिटल M से लिखते हैं हम लोग, ठीक है? ये होता है भाई बीटा बाई अल्फा, राइट? अब जरा यहाँ पे अल्फा की बात करो. अल्फा का देखो, अल्फा कौन सा एंगल है? अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है. जो द स्मार्ट सोल्स ऑफ द अर्थ वो बोलते हैं सर ऑब्जेक्ट भी तो यहीं रखा है, तो यही एंगल तो ऑब्जेक्ट ने भी बना दिया, तो यही अल्फा है और यही बीटा है, तो ये हो गया बीटा बाई बीटा है, फिर अल्फा बाई अल्फा, ये हो गया 1. है ना समझदारी वाली बात? तो इसमें समझदारी इसलिए नहीं है कि आपने डेफिनेशन याद नहीं रखी. डेफिनेशन बनाने वाला इतना बेवकूफ़ इंसान थोड़ी ना होगा. उसने पहले कंडीशन डाल दी, अल्फा कोई ऐसा वैसा एंगल नहीं है. अल्फा इज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट केप्ट एट D. So their object is not kept at D. Object is kept somewhere, right? तो यहाँ पे अल्फा पहले समझ लो क्या होगा. अल्फा ये होगा कि आपके ऑब्जेक्ट भाई साहब जो हैं, जो h0 हाइट के हैं, ये रखे हुए हैं d डिस्टेंस पे, ठीक है? और ये जब एंगल बन रहा है I पे, तो इसको बोलते हैं अल्फा. तो यहाँ से अगर हम अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, क्योंकि अल्फा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ये हो जाएगा h0 बाई डी. करेक्ट गाइस? h0 बाई डी. बीटा देखो, बीटा आएगा आपका, मान लो ये डिस्टेंस आपकी है u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब चूंकि ये FE है तो इसको हम लोग UE बोल देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर. UE है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो बीटा को मैं लिख सकता हूँ h0 अपॉन UE. बीटा इज इक्वल टू tan बीटा विच इज h0 बाय. करेक्ट गाइस? तो अब मैग्नीफिकेशन क्या आ गया? मैग्नीफिकेशन आ गया आपका बीटा बाई अल्फा, मतलब h0 बाई UE अपॉन h0 बाई D. इसका मतलब यहाँ से आ गया h0 कैंसिल हो गया, D बाई UE. This is the most general formula that you can have, D by UE. There is no specialization in this formula because we will have two special cases which we will use.
But remember one thing. If in any competitive exams, those two special cases are not the case, there's some other case. So you will have to fall back to this formula. This is the magnification or magnifying power for a simple microscope. D मतलब this is to 25. UE, that is the object distance. Right? This will be the magnification. Obviously, you are keeping it, the UE should be less than D, UE should be less than D, तभी आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा. अगर आप इसको ऑब्जेक्ट को इससे ज़्यादा रूप पे रख दोगे तो मैग्निफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, ये तो उल्टा उधर छोटा लगेगा. ठीक है, तो ये याद रखना, ये न्यूमेरिकली ये चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ती है. अभी एक क्वेश्चन आया ऑन दिस पॉइंट बिफोर आई गो हेड, जिसको बहुत कम बच्चे आंसर कर पाए. जो कॉन्सेप्ट जो क्लियर होंगे वही चीज़ कर सकता आंसर. जितनी देर मैंने अभी आपको समझाया है, अगर आपने उसकी को कैच किया, क्वेश्चन ये आया था कि इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप, और बाय द वे एनसीईआरटी में एक लाइन में इसका आंसर लिखा हुआ है, तो मतलब पूछते वो एनसीईआरटी से ही है, बोर्ड में एटलीस्ट. इन अ सिंपल माइक्रोस्कोप द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इज सेम. जो मैंने आपको भी बताया कि बीटा इज द एंगल बाय द ऑब्जेक्ट एंड एंगल बाय द इमेज. दे सेड इट इज सेम. देन हाउ कम वी आर सेइंग वी आर गेटिंग मैग्निफिकेशन? Then explain how do we get magnification? Because where it is not kept at B. Exactly. It's less than. यही आंसर लिखना था जो इसने बोला इंजीनियर कि what this guy has done for a layman, what this guy has done, it has allowed you to bring this object even closer than D. From a naked eye, it was not possible for you to bring it closer. You can actually keep it little close and still the image would be pushed behind at D maybe or beyond. So that was the answer we were supposed to write. NCERT में एक लाइन लिखा, किसी को चमका नहीं कि पूछा गया है. अभी रिसेंटली आया 2023 में क्वेश्चन. तो ये याद रखना है कि एंगल सेम है. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे डायग्राम बना के. कुछ बच्चों ने ये किया कि डायग्राम बना दिया, बोल दिया बीटा सेम है, बट अल्फा डेफिनेशन वाइज ये होता है. उनको भी मार्क्स मिले हैं, उनको भी मार्क्स मिले जिन्होंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि भाई बीटा और अल्फा अलग एंगल है. जो आप बीटा बोल रहे हो वो इस सिनेरियो में है, जबकि अल्फा जिससे हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं वो नॉर्मल नहीं है, वो तब होता है जब हम उसको डी पे रखते हैं. तो उनको भी मार्क्स मिले. ठीक. नाउ this formula depends on the object distance. So obviously we cannot use this formula in general, because in general आपको डिवाइस दी होगी ऑप्टिकल ये सिंपल माइक्रोस्कोप, तो बताया जाएगा कि भाई इसकी फोकल लेंथ ये है, अब इसका मैग्निफिकेशन बताओ. तो आप उस पर सवाल करोगे कि नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा, पहले बताओगे यू क्या है. तो बोले जाओ यार तुम काम के आदमी नहीं हो, तुमसे तो सवाल पूछो, तुम उल्टे सवाल पूछ रहे हो. मैंने तुमको पूछा था कि इसका फोकल लेंथ ये, इसका मैग्नीफाइंग पावर बताओ, और तुम बोल रहे हो कि मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं मालूम. इसलिए फॉर्मूला इन अ डे टू डे पर्पस इज नॉट दैट यूजफुल, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. व्हाट वी वांट टू डू इज टू रिमूव दिस गाय एंड ब्रिंग द फोकल लेंथ इनटू पिक्चर. ठीक है. तो इसके आपको ये हटाना है तो कुछ स्पेशल केस लेके आने पड़ेंगे. तो पहला केस है स्पेशल केस 1. This is called relaxed eye या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट. ये सारे नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, सब एक ही तरफ चीज़ बताते हैं. रिलैक्स्ड आई, नॉर्मल एडजस्टमेंट, या फिर फाइनल इमेज एट इंफिनिटी. फाइनल इमेज एट इंफिनिटी. इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि भाई हमको चीज़ को बड़ा देखना है, बट अपनी आई पे कोई स्ट्रेन नहीं चाहिए. अपनी आई पे कोई स्ट्रेन नहीं चाहिए. तो ओल्ड मम्मी पापा वाला एडवाइस, दूर बैठो टीवी से, राइट. मतलब इमेज कहाँ बननी चाहिए,
इन्फिनिटी पे बननी चाहिए ताकि आई पे कोई स्ट्रेन ना हो। तो आई पे स्ट्रेन नहीं मतलब फाइनल इमेज शुड बी एट इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ v इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहाँ से हम लेंगे लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/, है तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ना, तो 1/v 1/u तो लगा ही सकते हैं। तो लिख लिया 1/u ये फॉर्मूला, ये पहुंचा दिया इन्फिनिटी में, फाइनल इमेज टू बी एट इन्फिनिटी। ये हो गया 1/, अच्छा u की जगह हम डाल देंगे माइनस ue भाई, क्योंकि ue इज सम वैल्यू, इट्स सम वैल्यू, बोलेंगे माइनस ue क्योंकि ये अभी भी लेफ्ट में रखा हुआ है और ये कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस का fe। तो यहाँ से आ गया ue इज इक्वल टू fe। तो यार वैसे भी कॉमन सेंस है कि ऑब्जेक्ट मतलब फोकल पे रखोगे तभी इन्फिनिटी बनेगी इमेज, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका मैग्नीफिकेशन जो था d/ue ये कन्वर्ट हो गया डियर d/fe बिकॉज u इज इक्वल टू। दिस इज योर फर्स्ट स्पेशल केस फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज d/fe, d/fe। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें को बता दूँ। d/fe यहाँ तक क्लियर है। दिस इज विच केस, इसको बोलते हैं कभी कभी रिलैक्स आई केस, कभी प्रॉब्लम बोलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट, कभी कभी बोलेंगे फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। इन तीनों का सेम मतलब है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि फ्रॉम मैथ्स पर्सपेक्टिव इफ यू रियली वांट टू हैव अ मैग्नीफिकेशन एट द एंड ऑफ द डे, योर फोकल लेंथ कैन नॉट बी ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। सो यू शुड रादर हैव योर सिंपल माइक्रोस्कोप का लेंस with a smaller focal length, as small as it can get, as small as it can get. But technically 9 centimeter या 8 centimeter से smaller focal length is very very difficult to achieve from a manufacturing perspective. Manufacturing perspective, ठीक है? So this should have a this. अब दूसरा केस, केस 2, केस 1 का, अच्छा please remember guys, d/ue is not negated. This formula is there when these special cases will not be there. But board exams में be assured these two cases will be the ask first place. Second case जो आज का लास्ट टॉपिक है, केस 2, स्ट्रेन्ड आई, स्ट्रेन्ड आई क्या इसको बोलते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, या फिर बोलते हैं फाइनल इमेज इज एट डी। फाइनल इमेज इज एट डी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां देखो फाइनल इमेज इज एट डी, मतलब ये जो इमेज बन रही है वो डी पे बन रही है। क्या करना, क्या चाह रहे हैं कि एक तो मैग्नीफाई ये चीज़ हुई, एक तो ये मैग्नीफाई हो गई, प्लस बड़ी होने के बाद इसको हमने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन पर रख दिया, तो जो वो वाला मैग्नीफिकेशन होता है पास लाने वाला वो भी मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब ये हुआ चीज़ बड़ी भी हुई और सबसे पास में भी आ गई, इसलिए दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम। लेकिन इस केस में ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि यार आई वुड बी स्ट्रेन्ड, बट दिस विल गिव यू मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन। तो यहाँ से देख लो आप, बड़े प्यार से आप देखो, v इज इक्वल टू माइनस डी लिख सकता हूँ मैं गाइस, v इज इक्वल टू माइनस डी, राइट। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/u, तो 1/ माइनस डी माइनस 1/ माइनस ue इज इक्वल टू 1/fe। तो यहाँ से आप बोल सकते हो 1/ue इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/fe, राइट गाइस। ये प्लस हो गया, इसको उधर भेज दिया, तो यहाँ पे जरा d से मल्टीप्लाई कर लो, इस इक्वेशन में d से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों? क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए d/ue की, तो ये जाएगा 1 प्लस d/fe गाइस,
ओके, सो मैग्नीफिकेशन हमने जनरल फॉर्मूला क्या निकाला था हमने d/UE, और d/UE की वैल्यू हम चिपका सकते हैं 1 + d/FE. This is magnifying power when the final image is at small d. ठीक है, सो आज हम लोग यहीं पे रुक जाएंगे. इसके न्यूमेरिकल्स पहले, इसका हम न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे. इसके न्यूमेरिकल्स कुछ जमी नहीं होती है, डी और एफ दिया होता है, ये वैल्यू डायरेक्ट निकालना होता है, उसमें क्या ही करना है. ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए कर लेना, बट आगे जाना पड़ेगा. पहले हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसके न्यूमेरिकल्स थोड़े इंटरेस्टिंग होंगे, तो पहले उसका डेरिवेशन और फिर उसका. ये स्कोप है हमारा थर्सडे का. थर्सडे का स्कोप क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, सॉरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. See the time, guys. I always finish 2 minutes before. Time management. Just kidding. Have fun, guys. On था कि नहीं वो?